नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं और सबसे पहले अपने देश की बेटियों से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे दें। बात मुंबई से सटे ठाणे जिले के बदलापुर इलाके की है। यहाँ 4 दिन पहले एक स्कूल में 2 छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण को लेकर वहाँ के जो अभिभावक थे, माता पिता थे, आज स्कूल के बाहर वो सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ लाठीचार्ज की खबर है। गुस्साए लोगों ने ट्रेनें भी रोक दी और बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मुंबई जाने का रास्ता ब्लॉक किया गया। जो माता पिता हैं, आरोप है कि स्कूल में उनकी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। अभिभावक स्कूल प्रबंधन से इस मामले में माफी मांगने और अपनी बच्चियों को सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में सरकार ने एसआईटी बनाने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वाकई चिंताजनक है, क्योंकि परेशान है लोग। सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सुनील सिंह के पास, वो बताएंगे बदलापुर में इस समय क्या हालात हैं। जी सुनील। निधि, देखिए, मैं बदलापुर रेलवे स्टेशन पर हूं और अभी 5 मिनट पहले ही ये पूरी जो रेल पटरी आप देख रहे हैं, ये आंदोलनकारियों से भरी हुई थी। देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पर फैला हुआ है। लेकिन आखिरकार सुबह 9:45 बजे के करीब से वो बैठे थे, हट नहीं रहे थे। इस दौरान राज्य में कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन भी यहाँ पर आए, थाने पुलिस के कमिश्नर भी यहाँ पर आए, जीआरपी के कमिश्नर थे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे और लगातार मांग कर रहे थे कि जो आरोपी है उसे हमारे हवाले कीजिए और हम फांसी देंगे। और आखिरकार अभी कुछ देर पहले पुलिस ने मजबूर होकर लाठीचार्ज किया और आखिर लाठीचार्ज करके लोगों को यहाँ से तितर बितर किया है। भगदड़ी देखिए, जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, लोगों के चप्पल जूते यहाँ पर पड़े हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद रह रहकर लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। अभी भी 1-2 पत्थर यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि लोगों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं है और पत्थर और लाठीचार्ज करने से और भी यहाँ पर कुछ नाराज हुए हैं। हालांकि पुलिस ने काफ़ी दूर तक लोगों को खदेड़ दिया है, लेकिन फिर भी रह रहकर यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल, जीआरपी और सिटी पुलिस दोनों, यहाँ आरपीएफ सभी यहाँ पर लगाए हुए हैं। लेकिन आंदोलनकारी की जो नाराजगी थी वो शांति नहीं हो रही थी। दोपहर में भी इसी तरह से कोशिश की थी। क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्या कुछ कदम उठाए गए अब तक की नहीं? देखिए निधि, 13 तारीख को ये जो है कि ये वारदात हुई थी और 14 को उनके पेरेंट्स को पता चला और 15 तक मेडिकल कराया गया और फिर 16 तारीख को मामला जाके दर्ज हुआ। तो इसमें पहले तो पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगा है कि स्कूल प्रशासन के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई, जो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं कि कोताही बरती है, उसको लेकर लोगों को नाराजगी थी। और 13 तारीख को जो वारदात हुई है उसकी जो एफआईआर है वो 16 तारीख को दर्ज की गई, उसको लेकर लोगों में बहुत गुस्सा था। हालांकि पुलिस ने कहा कि जैसे ही हमारे पास मामला आया हमने एफआईआर दर्ज की, आरोपी जो है वो सफाई कर्मी था, उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए गए हैं। जाँच चल रही है और जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपील करके वो जो उसके मुकदमे को अंजाम तक पहुँचाएंगे। लेकिन लोगों का भरोसा टूट चुका था इस दौरान और लोग इतने नाराज़ थे, खास करके स्कूल प्रशासन से, क्योंकि स्कूल प्रशासन सामने नहीं आया। न तो उसने माफ़ी मांगी, न तो उसने भरोसा दिलाया लोगों को कि हम आपकी बच्चियां यहाँ पर सुरक्षित होगी। लिहाजा आज बदलापुर बंद की घोषणा यहाँ पर की गई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने कल चेतावनी दी थी कि कोई भी बंद नहीं करेगा, क्योंकि हम आरोपी को गिरफ्तार कर चुके हैं और अगर इस तरह के आंदोलन चलेंगे तो पुलिस का जो काम में बाधा आएगी तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोगों ने उस बात को भी नहीं माना, क्योंकि लोगों का गुस्सा पुलिस के खिलाफ भी था। लिहाजा सुबह 6 बजे जहाँ अभिभावक बड़ी संख्या में, जिसमें महिलाएं थी, माएँ थी, जिनकी बच्चियां वहाँ पर पढ़ती हैं, वो स्कूल के सामने जमा हो गई थी और बड़ी देर तक काफ़ी घंटों तक उन्होंने आंदोलन किया। उसी में से कुछ लोग यहाँ पर 9:45 बजे के करीब यहाँ इस पटरी पर आ गए थे और तब से ये रेलवे पटरी जो है, ये रेल रोको आंदोलन यहाँ पर चल रहा था। और मुंबई के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि इतना लंबा कोई रेल रोको आंदोलन चला हो, क्योंकि बहुत ही कड़ी धाराएं यहाँ पर लगती हैं। रेल रोकने को बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है और तुरंत लाठीचार्ज करके पुलिस हटा देती है। लेकिन चूंकि ये भीड़ कोई पॉलिटिकल भीड़ नहीं थी, राजनीतिक भीड़ नहीं थी, कोई सामाजिक भीड़ नहीं थी, जब बल्कि लोग थे, स्वस्फूर्त ये आंदोलन था। यही वजह था कि जो प्रशासन यहाँ पर आया था, चाहे वो थाने पुलिस के कमिश्नर हो या फिर जीआरपी के कमिश्नर हो या फिर गिरीश महाजन जो मंत्री हैं, कोई किसी को समझा नहीं पा रहा था और लोग लगातार यहाँ पर पटरी पर बैठे थे। पहले धूप थी, धूप में बैठे हुए थे, बाद में बारिश हुई, बारिश में भी यहाँ पर बैठे हुए थे। बिना खाए पिए लगातार लोग आंदोलन कर रहे थे और उनकी एक ही मांग थी कि फांसी दी जाए, हमारे सामने लाया जाए, उसे फांसी दी जाए। प्रशासन बार बार समझा रहा था कि फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने
घोषणा की कि मुकदमा फास्ट ट्रैक में चलाया जाएगा और अगर इसमें स्कूल ट्रस्टी होगा और कोई भी इसमें दोषी पाया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में जो मौजूद हैं गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, वो उन्होंने वहाँ से बयान दिया कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और आईपीएस स्तर के अधिकारी को इसको जांच करेंगे। स्कूल ने उस प्रिंसिपल को निलंबित करने की बात कही, उस स्कूल शिक्षिका जो टीचर था उसे हटा दिया गया है नौकरी से, आया को नौकरी से हटा दिया गया है, सफाई कर्मी जिस कंपनी का था उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। काफ़ी कुछ किया गया भरोसा दिलाने के लिए, लेकिन लोगों की नाराजगी इस कदर थी और इतना भरोसा टूट चुका था कि लोग मानने के लिए बिल्कुल ये आपने जानकारी दी वहां से, बिल्कुल तस्वीरें दिखाई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम देख सकते हैं कोलकाता हो या मुंबई, बदलापुर, ये जो इलाका है, जब हमारी बेटियां महफूज नहीं हैं तो जो आम नागरिक है उसको उतरना पड़ रहा है सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर, और तब जाकर प्रशासन हरकत में आ रहा है। बहरहाल देश की बात में इन दृश्यों से हम आगे बढ़ते हैं। कुछ समय पहले के थे जिस तरह लाठीचार्ज करना पड़ा, और अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात हम जम्मू कश्मीर चुनावों की करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव होंगे। यहाँ 3 चरणों में मतदान होगा और 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। 90 सीटें हैं जिनमें 3 चरण में विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें जो परिणाम आएंगे वो 4 अक्टूबर को आएंगे। तो जम्मू में विधानसभा की 43 और कश्मीर घाटी में 47 सीटें हैं। और रविवार को जम्मू में लगातार कहा गया कि 12 घंटे की बैठक भाजपा ने की, अपने बलबूते सरकार के गठन की रणनीति पर मंथन किया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 47 में से 25 सीटें भाजपा नेताओं जो हैं वो रखेंगे। निर्दलियों को भी समर्थन देने पर विचार हो रहा है। तो तमाम तरह की रणनीतियाँ होती हैं तमाम राजनीतिक दलों की। इस बीच नज़रें 2 पूर्व मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर भी हैं। 2019 में नज़रबंदी से रिहाई के बाद दोनों नेताओं ने ऐलान किया था कि वो धारा 370 बहाल होने तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख उमर अब्दुल्ला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती 2024 में लोकसभा चुनाव में उतरे थे मैदान में, लेकिन हारे थे। अब दोनों ही की पार्टियां का रुख बदला बदला नजर आ रहा है। विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। ज़रूरी भी है कि अगर लोकतंत्र की बहाली हो रही हो तो सबकी शिरकत इसमें हो, और मैनिफेस्टो तक की बात की जा रही है। और सीधे इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं, महबूबा मुफ्ती की बिटिया हमारे साथ हैं, बिजबेहरा से चुनाव लड़ने जा रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको इल्तिजा कि आप जुड़ रही हैं अपनी मदर की, आप मीडिया सलाहकार भी हैं। तो सीटों का अनाउंसमेंट हो गया है, क्या पहले विचार और क्या आपकी पार्टी सोच रही है, बताइए। देखिए, जिस दौर से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, इट्स ऑब्वियसली अ वेरी ट्यूमल्टियस पीरियड, और इस दौर में मुझे लगता है हमारी आवाज़ ही हमारी ताकत है। तो द फैक्ट कि पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, और मैंने कोशिश की कि जब से आर्टिकल 370 हटा तब से मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊं। जो हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम है, हमारे लोग हैं, वो बहुत एक टफ पीरियड से गुजर रहे हैं, एंड मेरे लिए इट्स एन ऑनर कि मुझे उनकी नुमाइंदा बनने का एक मौका मिलेगा। सो इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी, एंड मैं ये इलेक्शन महबूबा जी की बेटी की हैसियत में नहीं जा रही हूँ। आपने जब मुझे इंट्रोड्यूस भी किया, ऑफ कोर्स आई नो लोग मुझे उनकी एज हर डॉटर जानते हैं, लेकिन ये मैं इलेक्शन एक कश्मीरी की हैसियत से लड़ना चाहती हूँ, और मैं लड़ रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ जो लोगों पे गुजर रही है, मैं उसको आर्टिकुलेट करना चाहती हूँ, एंड आई एम ऑल्सो फाइटिंग एज अ पीडीपी कार्यकर्ता, एज अ पीडीपी वर्कर। बिल्कुल इल्तिजा, बहुत ज़रूरी है, आपकी अपनी शख्सियत बहुत महत्वपूर्ण है, और आप बिजबेहरा से चुनाव लड़ेंगी, अब्दुल रहमान वीरी वहाँ से चुनाव लड़ा करते हैं, अब आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगी जी। तो बहुत बड़ी एक ये जिम्मेवारी भी है, और जिस तरह से आप एक महिला हैं, आप जानती हैं महिलाओं के साथ तमाम चीज़ें जो सामने आ रहे हैं, हमारी कश्मीर की महिलाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस लिहाज से क्या आप अपने जो आपके वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बिजबेहारा मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मुफ्ती साहब की परवरिश, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लॉ भी उनने यहीं पे प्रैक्टिस किया, और महबूबा जी ने भी अपना पहला इलेक्शन यहीं लड़ा। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आई थिंक भारत की राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में औरतों को बहुत कम स्पेस दी जाती है, बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है,
एंड आप जानती हैं जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका हमेशा डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन जो पड़ता है वो औरतों पे ही पड़ता है, महिलाओं पे ही पड़ता है. सो आई एम हैप्पी कि आई विल बी एबल टू रिप्रेजेंट देम एज वेल. और मैं चाहती हूं कि जो विमेन पार्टिसिपेशन हो पॉलिटिकल वो ज्यादा हो. मेरी अपनी मीटिंग्स में भी जब मैंने महबूबा जी के लिए प्रचार किया इन मई फॉर द पार्लियामेंट इलेक्शन, मेरा टारगेट वाज टू इन्वॉल्व विमेन एज वेल. बिकॉज यू सी औरतें घर चलाती हैं, कितने मुश्किल से वो घर चलाती हैं, स्पेशली आज के हालात में जब इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है. तो आई रियली होप, मुझे उम्मीद है कि औरतें भी, यंग लड़कियां भी मेरे साथ इस कैंपेन में ही नहीं आगे भी जरूर जुड़ेंगी एंड पार्टिसिपेट करेंगी इंशाल्लाह. बिल्कुल इल्तिजा, आप अपनी मदर की मीडिया सलाहकार भी रही हैं और लगातार जो बदलाव राजनीतिक घटनाक्रम कश्मीर में हुए उसको लेकर आपने अपनी आवाज़ बुलंद करी है. लेकिन और महिलाएं, जिस तरह से युवा महिलाएं, युवा भी जुड़े, महिलाएं, युवा लड़के भी हमारे समाज के वो भी जुड़े, क्योंकि ये लोकतंत्र की बहाली. जैसे ही डेट्स का अनाउंसमेंट हुआ, एक बहुत राहत की बात महसूस की होगी तमाम लोगों ने कि भाई अब एक ये प्रक्रिया शुरू हो रही है. तो ये अपने आप में प्रक्रिया शुरू होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था इस पूरे इलाके में. जी देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं, यस इलेक्शन यहाँ होना था, लेकिन ये हम पे कोई एहसान नहीं है. जमहूरियत में इलेक्शन इज एन इंटेग्रल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेसी. और ये इलेक्शन 6 साल पहले होना चाहिए था. तो मुझे थोड़ा अजीब और गरीब लगता है कि यहाँ इलेक्शन हो रहा है, उसको आप इतना बड़ा एक स्पेक्टिकल बना रहे हैं. यस देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये इलेक्शन 6 साल पहले होना चाहिए था. और यहाँ डेमोक्रेसी ही नहीं बहाल होनी चाहिए, यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स कहीं हम लोगों के जो लिए गए हैं 2019 के बाद, जैसे यहाँ बात करने की आज़ादी भी नहीं है, तो उसकी भी अब बहाली होनी चाहिए. बट चलिए, देर आए दुरुस्त आए, एंड आई एम हैप्पी कि लोगों को आप एक चांस दे रहे हैं कि वो अपनी सरकार चुन पाएंगे. वरना आप देख रहे हैं 2019 के बाद यहाँ डायरेक्ट रूल है दिल्ली का, और लोगों को चांस नहीं मिल रहा है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करें जो उनकी जो सफरिंग्स हैं उनको आर्टिकुलेट करेंगे. इर्तिजा, जो लोकसभा के चुनाव अभी हुए थे उसमें पीडीपी एनसी का जो परफॉर्मेंस था इतना मजबूत नहीं रहा. तो ज़मीन पर चुनावी रणनीति कैसे मजबूत करेंगे, उस बारे में क्या कुछ आपने विचार किया है? देखिए, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, पीडीपी वो जमात है जो मरकजी सरकार ने तोड़ने को, दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड. एक पूरा हमारी पार्टी में एक एक्सोडस ऑर्केस्ट्रेट किया गया. हमारे तमाम जो एमएलए थे, मिनिस्टर्स थे, राज्यसभा एमपीज थे, उनको प्रेशर के थ्रू दिल्ली ने निकाला. अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें, सो आर परफॉर्मेंस वाज फिनोमिनल इन द पार्लियामेंट इलेक्शंस, एंड इंशाल्लाह इस इलेक्शन में ऑल्सो वी विल परफॉर्म वेरी वेल. I also intend to go door to door from village to village and understand, make people understand कि हमारा एजेंडा क्या है, हम उनके लिए क्या करना चाहते हैं, what is our vision for them. बिल्कुल, अंत में संक्षेप में मैनिफेस्टो में आप क्या खास करने जा रही हैं जिससे हमारे आवाम का वहाँ पे विकास हो? जी देखिए, सबसे पहली चीज जैसे जॉब्स हैं, इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी है, जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं जो बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज. एनवायरमेंट, unemployment, you know, the growing inflation. So all these are issues that we will be taking up, and of course, you know, the our special status, the manner in which it was snatched away, release of political prisoners after 2019, हजारों की तादाद में जो हमारे young लड़के हैं उनको जेलों में भरा जा रहा है. So all these are issues that will be taken up in PDP's manifesto. बिल्कुल इल्तिजा, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको आगे के लिए शुभकामनाएं. और चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं पुरसुकून तरीके से हों, क्योंकि आतंकी घटनाएं होती हैं उनमें लगाम लगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है. बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं. एक और जो एनसी के नेता हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ट्वीट किया है. 16 अगस्त को उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट किया. पोस्ट में उमर अब्दुल्ला ने मतदान के बाद स्याही वाली अपनी उंगली की तस्वीर एक्स पर लगाई और लिखा है, हाल के चुनावों की स्याही का निशान अभी भी मिटा नहीं है और हम फिर से चुनावी मोड में आ गए. आइए हम तैयार हैं. यानी उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि चुनाव के लिए उनकी पार्टी ने कमर कस ली है. अब हम पॉलिटिकली इसके लिए लड़ेंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले
क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था ना? तो अगर इससे पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद इस फैसले से वो 3 फैसले बदल गए, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे? अब हम पॉलिटिकली इसके लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले तो ये उमर अब्दुल्ला थे। इन लोगों ने आज अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया। इसमें अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की बात भी की है। राजनीतिक कैदियों की रिहाई भी सुनिश्चित करने की तमाम बातें कही गई हैं। तो वहीं पर आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला के 370 बहाली के वायदे को बीजेपी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बीजेपी के नेता निर्मल सिंह ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला जो बातें कर रहे हैं वो वास्तविकता से परे हैं। वो ऐसी चीजें बदलने की बात कर रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। आइए सुनते हैं पूर्व मुख्यमंत्री। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ना, वो लगता है कि ग्राउंड के ऊपर उनकी जो है पाँव नहीं है। वो उन बातों के ऊपर जो है अपनी बात कह रहे हैं जो उनकी यूरिसडिक्शन में नहीं है। वो क्लेम कर रहे हैं कि हम असेंबली से जीतेंगे और धारा 370 को रिस्टोर करेंगे। वो धारा 370 और 35A जिसको पार्लियामेंट ने जो है उसको निरस्त कर दिया है और माने सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने सारा अपना केस भी लड़ा और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जिस तरीके से उसको निरस्त किया, उसके बावजूद भी ये इस प्रकार की बात कहते हैं। तो ये जो है लोगों को सिर्फ बेफूल करने की, उनको बेवकूफ बनाने की ही इनकी कोशिश है। विषय आपको बताना चाहता हूं, ना उमर अब्दुल्ला, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने का सवाल ही नहीं। तो 370 आर्टिकल वापस लेने का किधर होता है? इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उमर अब्दुल्ला हो, ना मुख्यमंत्री बनेगा ना सत्ता में आएगा। इसलिए 370 आर्टिकल वापस लेने का मुद्दा ही नहीं उठता है। और हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर, तो अब सियासी पारा गरमा रहा है, जम्मू का, कश्मीर का, जिस तरह से लद्दाख का, जिस तरह से वहाँ पे डेट्स का अनाउंसमेंट हो गई है। आपसे क्योंकि आपने तमाम नेताओं को भी सुना, आपने इत्तेजा को भी सुना होगा और आज मैनिफेस्टो आ गया एनसी का, बीजेपी भी तमाम बातें कर रही है। रविवार को इतनी लंबी लंबी बैठकें हुई हैं बीजेपी की। तो पहले आप ही बताइए क्या हो रहा है आज? दरअसल आज जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो अलायंस की बात चल रही है उस पर बात होगी। आज शाम को मीटिंग होंगी। कल भी पहला दौर मीटिंग्स का हुआ जिसमें कोई बड़ी पेशरफ नहीं हुई क्योंकि सीटों के बंटवारे के मामले पे दोनों के जो अभी तक जो रवैया है या उनका जो पोजीशन है वो एक दूसरे को अभी अकोमोडेट नहीं कर पाए हैं। तो आज भी इसका दौर चलेगा और कल राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सीनियर लीडर्स यहाँ जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। कल पहले वो जम्मू पहुंचेंगे, वहां जो वो नेताओं से, अपने वर्कर्स से मिलेंगे। उसके बाद वो श्रीनगर पहुंचेंगे और यहाँ भी बातचीत होगी। रात को यहीं रहेंगे और उसके बाद शायद अगर इनका अलायंस तय पाया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के साथ में उनकी मीटिंग हो सकती है। तो इलेक्शन शुरू हुए तो जाहिर सी बात है इलेक्शन मैनिफेस्टो भी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ धारा 370 की बहाली की बात की बल्कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की खुसूसी दर्जा, स्पेशल ऑटोनॉमी, ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात की और उस रेजोल्यूशन की बात की जो जिससे जम्मू कश्मीर असेंबली ने जून 2000 को पास किया था, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर की 1953 से पहली वाली पोजीशन बहाल होनी चाहिए। एक सियासी नारा है, जाहिर सी बात है उनके पास हुकूमत नहीं है और जो भी केंद्र में सरकार है कभी भी वैसा नहीं है। लेकिन एक स्लोगन है, जब 5 साल तक जम्मू कश्मीर में सिर्फ यूनियन टेरिटरी की बात चली, 5 साल बाद अब न सिर्फ 370 बल्कि 53 की पोजीशन की भी बात आ रही है। जैसे सियासत में स्लोगन होता है, नैरेटिव होता है, एक नया नैरेटिव जो है जो 5 साल तक बिल्कुल दबा था, इलेक्शन के सामने आते ही नए नारे, नया विचार और नई बातें सामने आई। इसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उनकी रिहाई होगी, पब्लिक सेफ्टी है वो हटाया जाएगा और इसी तरह के ही मुरादे देने जिनमें गैस, फ्री गैस, जिसमें 200 यूनिट बिजली देने की बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो यूं पार्टियां अब मैंडेट दे रही है, जैसे नेशनल PDP
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिस तरह अभी आपने इल्तिजा मुफ्ती से बात की, उससे जो ही मैंडेट दिया गया बिजबिहारा से, जो उनकी फैमिली कॉन्स्टिट्यूंसी, बीजेपी पीडीपी में भी काफी हलचल हो रही है, कई लोग इस्तीफा दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले पीडीपी के चीफ स्पोक्समैन सुहेल बुखारी ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया। कई और लोग जा रहे हैं क्योंकि जिनको शायद मैंडेट नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के इस सियासत में एक जमूद आया था 5 साल तक, काफी गर्माहट आई है, नए लोग सियासत में आ रहे हैं। कई लोगों का यहाँ कांग्रेस में भी शामिल होने की बात चल रही है, कुछ पीडीपी से, कुछ अपनी पार्टी, कुछ दूसरों से। वो कांग्रेस में शायद शामिल होंगे जो जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे। तो कुल मिला के जो सियासत का जो माहौल बिल्कुल जम गया था, अब नई सिरी से इसमें जान आ गई है और इलेक्शन के बिगल बजते ही हर पार्टी ने अपना अपना मंशा रखा है। वो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी और 370 की बात की, बीजेपी ने इससे यकसर मुस्तरद किया है। बिल्कुल नज़ीर, आपके चेहरे में भी अरसे बाद मुस्कुराहट दिख रही है, तो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सियासी है यहाँ पे सियासत गरमाए और तमाम जो हमारा चुनावी प्रक्रिया है पुरसुकून तरीके से हो यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अब बात हम अपने उत्तर पूर्व की करते हैं, क्योंकि सियासत की बात कर रहे हैं, मेघालय की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मेघालय में कांग्रेस के 4 में से 3 विधायकों ने पाला बदल लिया है। वो राज्य में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सेलेस्टाइन लिंगदो, गैब्रियल वाहंग और चार्ल्स वागनर ने एनपीपी का दामन थाम लिया है। तीनों विधायकों ने इनकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष थॉमस सांगमा को दे दी है। इसके साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी को 31 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिल गया है। मेघालय में 60 विधानसभा सीटें हैं। एनपीपी के पास पहले 28 विधायक थे। अब कांग्रेस के 3 विधायकों के आ जाने से एनपीपी के विधायकों की संख्या बढ़कर 31 हो चुकी है। इस तरह मेघालय में एनपीपी ने अपने दम पर अब बहुमत हासिल कर लिया है। कांग्रेस के खाते में अब सिर्फ 1 विधायक मौजूद है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन में विधायकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। आपको बता दें, मेघालय में एनपीपी, यूडीपी और बीजेपी समेत अन्य पार्टियों की गठबंधन की सरकार है। और सुनते हैं क्या कहना है कॉनरेड सांगमा का। तो बात अब करते हैं बिहार की। राज्य में जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करने और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। आज से सर्वे की शुरुआत हो गई है। दावा किया जा रहा है कि सर्वे के जरिए जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने और असली मालिकों की पहचान करने में मदद मिलेगी। सरकार को ये भी पता चल सकेगा कि कितनी जमीन सरकारी है और उस पर किसका कब्जा है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि इससे आम लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि कागजात जुटाना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो बिहार में ज़मीन के सर्वेक्षण का काम जो शुरू हो गया है, इसके तहत सभी लोगों को अपनी ज़मीन का ब्यौरा देना होगा, उससे संबंधित सारे दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। क्यों इससे लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, क्यों लोग चिंतित और परेशान हैं, पूरी प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने जमीन के विवाद से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बिहार में जमीनी विवाद से सर्वाधिक हिंसा होती है और अब नीतीश कुमार सरकार ने राज्य के 445 अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू किया है। हालांकि सर्वेक्षण का काम 2021 में ही शुरू हुआ था, लेकिन ये मात्र 20 जिलों के 79 अंचलों में सर्वेक्षण हो पाया और 445 अंचलों में कर्मचारियों की कमी के कारण ये काम जो है अभी तक लंबित था। लेकिन अब नीतीश कुमार सरकार ने अगले 1 वर्ष के दौरान इस काम को पूरा करने का मिशन रखा है और आज से राज्य के इन 445 अंचलों में जो राजस्व कर्मचारी हैं वो अन्य लोगों के साथ मिलकर, गांव वालों के साथ बैठकर जमीन के सर्वेक्षण का काम शुरू कर रहे हैं।
सबसे बड़ी इस जमीन के भूमि सर्वेक्षण को लेकर जो सबसे ज़्यादा भ्रांतियां हैं कि आखिर अगर जमीन पर किसी तरीके का विवाद है या उसके ऊपर जो है दो लोगों ने अगर दावा ठोका हुआ है तो वैसी परिस्थिति में क्या होगी। बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास जमीन तो उनके कब्जे में है, लेकिन वो बाप दादा या उनके जो पुरखों की ये जो ज़मीन है उसके कागजात नहीं हैं। उसके बारे में भी राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसी परिस्थिति में आखिर ज़मीन का हस्तांतरण उनके नाम कैसे होगा। इसके अलावा अगर किसी भी मामले में अगर कोर्ट में अगर मामला लंबित है तो वैसी परिस्थिति में जो राजस्व कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे, इसके बारे में भी ग्रामीण लोगों को विस्तार से बताया जा रहा है। निश्चित रूप से ये काफ़ी कठिन काम है क्योंकि बिहार में ज़मीन जो है एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं विवाद के घेरे में रहा है। लोगों के पास ज़मीन का जो टुकड़ा है वो कम है और उसी के कारण जो है बहुत ज़्यादा गाँव के अंदर इस मुद्दे पर विवाद होता है और ख़ासकर ज़मीन से जुड़े विवादों के कारण बहुत ज़्यादा हिंसा होती है और राज्य सरकार के लिए ये एक बड़ा सरदर्द था। लेकिन अब राज्य सरकार को उम्मीद है कि एक बार ज़मीन के सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाएगा। वैसी परिस्थिति में इस ज़मीन से जुड़े विवादों में निश्चित रूप से काफ़ी कमी आएगी और विवादों में कमी आएगी, लेकिन कागज़ जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जय सिंह हैं, ये राजस्व और भूमि सुधार विभाग में सचिव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सिंह जुड़ने के लिए। पहला सवाल तो यही है, कागजात जुटाना वो भी बहुत पुराने, बहुत पेचीदा होता है, टेंशन भरा होता है। तो अगर और मुकदमे भी बहुत कहें, जिस तरह से मनीष भी हमें बता रहे थे, तो अगर ज़मीन पर मुकदमे हो तो क्या होगा? लैंड सर्वे का जो कार्यक्रम बिहार में चल रहा है उसको बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है और ये अभी आज से नहीं शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत 2021 में ही शुरू हो गया था और प्रथम चरण में 20 जिलों के 5000 गाँवों को लिया गया था स्पेशल सर्वे के लिए और अभी वर्तमान में ये किया गया है कि जो बचे हुए जितने भी गांव हैं बिहार में सबको एक साथ शुरू किया गया है और ये लक्ष्य रखा गया है कि अगले 1 वर्ष में ये सर्वेक्षण जो है वो संपन्न किया जाएगा। इसका तात्पर्य ये है कि जो हमारा रिकॉर्ड ऑफ राइट है, जिसको बिहार में प्रचलित भाषा में खतियान के रूप में जाना जाता है, और नक्शा जो किसी मौजे का एक नक्शा होता है जिसमें उस मौजे के सभी प्लॉट का मैप रहता है, इन दोनों को इसी प्रक्रिया के अंतर्गत अद्यतन किया जाता है, अपडेट किया जाता है। तो इसका रेलेवेंस यही है कि ये डॉक्यूमेंट जितने ही अपडेटेड रहेंगे उतने ही लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो हैं, विवाद जो हैं, वो कम होंगे और ज़मीन की स्थिति क्लियर होगी, उसका मालिकाना हक क्लियर होगा। कि अगर वो ज़मीन किसी और के कब्ज़े में भी हो, कहा यह जाता है क्योंकि वो डिमार्केटेड ठीक से नहीं होती, अदला बदली भी लोग कर लेते हैं, तब क्या होगा? नहीं तो इसमें सर्वे के दौरान जब सर्वे की टीम लोगों से मुलाकात करेगी, उनसे जाकर के बात करेगी, तो जो लोग ज़मीनों पे पाए जाएंगे या जिन्होंने क्लेम किया होगा कि ये मेरी ज़मीन है, उनसे उस ज़मीन के दस्तावेज मांगे जाएंगे और यदि उनके पास जो दस्तावेज जो दिए जाते हैं वो संतोषजनक रहते हैं और वो ये प्रूफ करते हैं कि वो उनको उस ज़मीन का हक किस तरीके से मिला, कैसे आई वो ज़मीन उनके पास, तो फिर सर्वे की प्रक्रिया में उनका नाम दर्ज किया जाएगा। और अगर ये ज़मीन पूर्वजों के नाम पर हो तब कैसे सेटलमेंट होगा? क्योंकि जैसे दिल्ली में कहते हैं म्यूटेट कराना, कि भाई बेटे ने अपने नाम कराई फिर उसके बेटे ने अपने नाम कराए, अगर ये सब ना हो तो फिर क्या कैसे होगा काम? ऐसे मामले में आपको एक वंशावली देनी पड़ेगी। उस वंशावली में ये रहेगा कि आपके बाबा या परबाबा के वंश में और कौन कौन से लोग हुए हैं जिनका हिस्सा उस ज़मीन में है, और उन सारे लोगों की सहमति भी अगर आप लगा देंगे कि हाँ भाई ये इतना हिस्सा इनका है, मतलब अगर पारिवारिक रूप से कोई बंटवारे का कागजात लगा दिए जाएंगे तो फिर वो उस व्यक्ति के नाम से दर्ज हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा भी तबका होता है जिसके पास कागजात नहीं होते और बहुत कम छोटी छोटी ज़मीन होती है जिससे पूरा जीवन उस पर निर्भर होता है, तो ऐसे में क्या होगा? उसमें ये तरीका है कि जैसे एक कागज़, कोई मूल कागज़ अगर नष्ट हो गया तो एक सब्सिक्वेंट जो दस्तावेज रहते हैं, जो आप उसको कह लें कि किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से यदि अगर आपका दावे का सत्यता हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए एक ज़मीन है, आपका कोई कागज़ नहीं है
लेकिन उस ज़मीन की सीमा पर, उसकी बाउंड्री पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की जो ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई सेल डीड हुई है और उस सेल डीड में चौहद्दी के रूप में आपका नाम आया है कि भाई हमारी जो ज़मीन है उसकी चौहद्दी पर ये हैं, तो उसको हम एक सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट के रूप में ट्रीट कर करके उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। मतलब आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के माध्यम से भी अपना दावा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और सरकार की तरफ से जो प्रक्रिया जिस तरह से आगे बढ़ रही है उस पर रोशनी डालने के लिए। अब हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर हैं, समाजशास्त्री। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो एक पहलू बहुत इस लैंड सर्वे का ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो इतने विवाद हैं वो साफ़ हो जाएंगे, सरकार की कितनी ज़मीन है वो साफ़ हो जाएगी और जिसके पास जिसकी ज़मीन है वो मिल जाएगी। आप कैसे देख रहे हैं सर्वे को? देखिए, पहल तो बहुत सकारात्मक है। 100 साल पहले कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, उसके बाद से 60 के दशक में इसका फिर से प्रयास किया गया, लेकिन हुआ नहीं। स्वाभाविक रूप से इतने लंबे अंतराल तक अगर सर्वे नहीं हुआ हो तो इस बीच में कई जनरेशन्स पास कर चुके हैं लैंड ओनरशिप के रिकॉर्ड में, और उनका जो हक है वह भी प्रॉपर ढंग से म्यूटेशन नहीं होने के कारण रिकॉर्ड में नहीं है। तो जिसके कारण आए दिन आप देखेंगे कि विवाद होता है, सिविल सूट दायर किया जाता है, क्रिमिनल केसेज होता है, लोगों की जाने जाती हैं। स्वाभाविक रूप है कि जब सरकार इतने लंबे अंतराल के बाद ही सही लैंड रिकॉर्ड्स को ठीक करने के लिए आज तैयार है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। बिहार में एक लैंड रिफॉर्म्स कमीशन भी बना था डी बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में। डी बंदोपाध्याय भारत सरकार में सेक्रेटरी थे और बंगाल में भी थे, और उन्हीं के वक्त में बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स जैसा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, तो उसमें भी लैंड रिकॉर्ड्स को ठीक करने की बात की गई थी, लेकिन ये लागू अभी तक नहीं हो पाया। तो ये तो सकारात्मक पहल है, लेकिन जहाँ तक काम का सवाल है, एक्चुअल वर्क का सवाल है, वो बहुत आसान नहीं है। अभी सचिव साहब ठीक ही कह रहे थे कि ये प्रक्रिया होगी और लोग वहाँ रहेंगे, उनसे कागजात मांगे जाएंगे। अगर डायरेक्ट रिकॉर्ड्स नहीं में नाम नहीं होगा तो सपोर्टिंग एविडेंस के आधार पर करेंगे, लेकिन ये बहुत आसान नहीं होगा, खास करके उस राज्य में जहाँ दबंगों की चलती है, लैंड माफिया है, जहाँ रूल ऑफ लॉ एंड फिर लॉ एंड ऑर्डर उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। तो जो गरीब हैं, जो छोटे किसान हैं, जिनके पास बहुत छोटी छोटी किस्त में ज़मीन है, जिनके पास कागजात नहीं है, निरक्षरता बड़े पैमाने पर है, और जिनकी पहुंच एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, ना पंचायत में उनकी कुछ चल पाती है, भले उनसे चुनाव के वक्त पंचायत चुनाव के वक्त वोट लिया जाता है, या ऊपर में जिनकी दखल नहीं है, स्वाभाविक रूप से उनको अपना राइट्स एस्टैब्लिश करने में दिक्कत होगी। और लेकिन अगर दिक्कत है तो उसका तो समाधान ढूंढना पड़ेगा, सरकार को प्रोएक्टिव होना होगा। कम से कम इंटेंट पॉजिटिव है, प्रयास सकारात्मक है, लेकिन काम बहुत ही आसान नहीं है। जो नेचर ऑफ द वर्क है और जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पावर स्ट्रक्चर है बिहार का, उसमें जो मार्जिनल जो लैंड होल्डर्स हैं, जो गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं, उनको अपने राइट्स को एस्टैब्लिश करने में दिक्कत होगी। यह भी बहुत स्पष्ट है। जी बिल्कुल, आपने दबंगों की बात की, वो महत्वपूर्ण है, और साथ में ये भी चिंता की बात है कि जो छोटी जिनके पास ज़मीन है उनके ऊपर किसी तरह का दबाव ना हो, और अगर कागज़ ना हो तो उनकी मुसीबत आसानी से हल हो। राजस्व जो सचिव थे, हालांकि वो भरोसा दिला रहे थे कि उस ओर ठीक से बढ़ा जाएगा, लेकिन आपकी चिंता क्या है? मेरी चिंता बहुत स्पष्ट है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है बिहार में, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो पहले से ही चरमराया हुआ है, अगर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होता तो इतना समय क्यों लगा? लैंड रिफॉर्म्स कमीशन जो बना डी बंदोपाध्याय कमीशन, और उस कितने साल बीत गए, उसके कई प्रस्ताव अलग से थे लैंड रिफॉर्म्स के, लेकिन लैंड रिकॉर्ड्स का भी था और सरकार ने केवल उसी को पिकअप किया। क्यों सरकार को 2 दशक लग गए?
उस पर अमल करने में। तो दिस शोज द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, ब्यूरोक्रेटिक इच्छा शक्ति, जो नौकरशाही की इच्छा शक्ति की कमी, और स्वाभाविक रूप से जो लैंड माफिया है यहाँ जो ऑपरेट करता है, पावरफुल लॉबी है। मैं आपको बताऊं कि बिहार परमानेंट सेटलमेंट एरिया है जहां जमींदारी हुआ करती थी, और यहाँ पावरफुल किसान आंदोलन हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 30 और 40 के दशक में, जिसके बाद आप जानती हैं कि बिहार पहला राज्य हुआ जिसने लैंड रिफॉर्म्स से संबंधित पहला कानून पास किया, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। उसके बाद से लैंड के सवाल पर कोई पहल नहीं हुई। तो जब इवन 50 के बाद, आप आज ये 77 साल हम पूरा कर चुके हैं, लैंड पर पहल नहीं हुई, लैंड रिकॉर्ड्स तक को ठीक नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से यहाँ का पॉलिटिकल जो क्लास है वो इंटरेस्टेड नहीं रहा, जो ब्यूरोक्रेसी है नहीं रहा, और उसमें जो बड़े लैंड होल्डर्स हैं जो राजनीतिक रसूख रखते हैं, जो जिसका नेक्सस कास्ट से भी है, उनका बड़ा रोल रहा है। आज जब ये बड़ी बात हो रही है, एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, स्वाभाविक रूप से चिंता होगी, क्योंकि क्या ये मार्जिनल लैंड होल्डर्स, पुअर लैंड होल्डर्स, पॉवर्टी स्ट्रिकन लैंड होल्डर्स जिनके पास 2 कट्ठा 4 कट्ठा और 1 बीघा है, क्या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट सरकार कर पाएगी? वह सरकार जिसने कभी उसकी सुधि नहीं ली। स्वाभाविक रूप से आशंका होगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम इस कदम का स्वागत नहीं करते हैं। ये पॉजिटिव स्टेप है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन ये सफल होगा उसके लिए आपको अधिक राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन, बिल्कुल, और जो ब्यूरोक्रेटिक पर जो सरकार का कंट्रोल है, शासन का जो प्रशासन पर, उसमें होगा। और भ्रष्टाचार का जो बड़ा एलिमेंट है, आप पंचायत से ऊपर तक देख लीजिएगा, कोई काम ठीक बिना पैसे के नहीं होता। ऐसे में आशंका अगर मेरे जैसे व्यक्ति को होती है तो उसका आधार है, एविडेंस है, लेकिन होप करता हूँ, डिस्पेयर में रहने की उम्मीद कायम रखनी चाहिए। और आपने बहुत बेहतर तरीके से सर समझाया है कि कदम बहुत सकारात्मक है, लेकिन किस तरह से लागू होगा, जो इच्छा शक्ति है हमारे नेताओं की, हमारे अफसरशाही की, वो इसमें बहुत ज़रूरी होगी। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे थे, इसके बाद उसके बाद हम दिल्ली की राजनीति, मनीष सिसोदिया की पदयात्रा आज कहाँ पहुंची आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात अब आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। अब वो जनता से मुलाकात कर रहे हैं। सिसोदिया ने पदयात्रा शुरू की हुई है जो दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली है। आज उनकी पदयात्रा गोंडा विधानसभा क्षेत्र पहुंची। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने वहां लोगों से मुलाकात की और अपनी पार्टी की मजबूती को दोहराया। आप देख ही रहे हैं, जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। लोग कह रहे हैं कि 17 महीने से आपको परेशान कर रखा था जेल में डाल के, और बहुत दिक्कत लोगों को भी हो रही थी। अपना कोई जेल में चला जाता हो तो दिक्कत होती है, लेकिन जब मैं आ गया हूँ तो लोग खुश हैं। और हर तरफ लोग यही कह रहे हैं कि आप आ गए हो, केजरीवाल जी भी आएंगे, और जो छोटे मोटे काम हमारे रुके हुए हैं, इन्होंने एलजी ने, बीजेपी ने रोक दिए हैं, ये सारे काम अब करवाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी से लोगों को बहुत उम्मीद है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं और आरबीआई गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में भरोसा जताया है, वो आपको सुनाएंगे एक ब्रेक के बाद। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने हमारे एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से खास बातचीत में हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर पूरा भरोसा जताया। आइए सुनते हैं उसका एक अंश। कोविड के बाद और जो पूरा ये टर्म रहा, आपका 6ठा साल चल रहा है, उसमें जितने पॉसिबल चैलेंजेस थे भारत के, दुनिया के, सारे आ गए। कोविड के बाद स्टेबलाइज हुआ। ग्लोबल टर्मोइल एक तरीके से कंटिन्यूड है, और फिर भी इंडिया उसमें एक ब्राइट स्पॉट है।
India has handled the COVID crisis and the post-COVID challenges, चाहे वो यूक्रेन वॉर और उसका आफ्टरमाथ का जो सिचुएशन वो हो, या फिर ग्लोबल सिंक्रोनाइज्ड मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, सारे सेंट्रल बैंक्स, यूएस फेड से शुरू करके सारे सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने लगे, कोविड, फिर उसके बाद सेकेंड वेव ऑफ कोविड, डेल्टा वेव, मतलब इट वाज अनदर मेजर चैलेंज। कोविड शुरू हुआ 2020 मार्च में, फिर अगले साल 2021 अप्रैल में वो डेल्टा वेव, फिर उसके 2020 वो 2021, फिर 2022 में यूक्रेन वॉर, उसका आफ्टरमाथ, और वो जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है वो कंटिन्यूइंग है। सिर्फ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, ये जियो इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स आने लगे, गुड्स और सप्लाई चेन अरेंजमेंट्स, गुड्स मूवमेंट के ऊपर, सर्विसेज मूवमेंट के ऊपर बहुत सारे पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शंस लगने लगे, और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज भी कंट्रीज लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया, और एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर बहुत सारे बैरियर, ये वर्ल्ड ओवर ये हुआ। इस बीच भारत का जो नेविगेशन रहा, इसका श्रेय मैं पहले तो अपने भारत के सारे देशवासियों को देना चाहता हूं। सेकेंड रीजन ये है कि सरकार और आरबीआई के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन रहा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि फिस्कल मॉनिटरी कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, वो बहुत सॉलिड रहा।